हाँ देखिए, तो इसमें नेक्स्ट एग्जांपल पे हम लोग देखते हैं। ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये भी अच्छा एग्जांपल है। देखिए आपको एक 4 मेंबर रिंग दिख रही होगी, ठीक है, और उसके साथ ये एक डबल बॉन्ड एल्कीन अटैच है और रिएक्शन कराई जा रही HCl से, है ना। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि जब भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है तो 2 तरह की मैकेनिज्म प्रपोज की गई है, ठीक है। उसमें रिएजेंट में हम लोग को ये देखना होता है कि इलेक्ट्रोफाइल अगर H+ आयन या D+ आयन है तो मैकेनिज्म नंबर 1 फॉलो होती है, अदरवाइज मैकेनिज्म नंबर 2। इसमें कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी? इसमें मैकेनिज्म नंबर 1 फॉलो होगी, ठीक है। तो मैकेनिज्म नंबर 1 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो ये एल्कीन अटैक कर देगा डबल बॉन्ड पे, ठीक है। ये एल्कीन सॉरी H+ आयन पे अटैक करेगा और एक आपका बन जाएगा इंटरमीडिएट जिसे हम लोग बोलेंगे कार्बो अटैक। देखिए ये इस पे अटैक करेगा और ये बन गया आपका इंटरमीडिएट। हाँ, इसमें ये जो कार्बोकेटायन बनेगा यहाँ पे बनेगा कार्बन, है ना, क्योंकि ये कार्बोकेटायन रिलेटिवली इस कार्बन से ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बन रहा है। अब लेकिन ये कार्बोकेटायन की जो कंडीशन है वो रिंग एक्सपेंशन की दिख रही होगी, है ना, क्योंकि एक 4 मेंबर रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन पे ये अटैच है। तो अगले स्टेप में ये रिंग एक्सपेंड कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ वाला जो बॉन्ड पेयर है ये मूव करेगा, ये अटैक कर देगा, यहीं से इसका सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये रिंग आपकी 1 2 3 4 5 4 मेंबर रिंग एक्सपेंड होगी तो 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आपकी 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होती हुई दिख रही है। इसमें एक तरफ ये मेथिल और कार्बोकेटायन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप फिर से रिअरेंजमेंट हो जाएगा, तो कार्बोकेटायन 2 डिग्री से 3 डिग्री आना चाहेगा, तो यहाँ पर एक फिर से आप हाइड्राइड शिफ्ट कर दीजिए, हाइड्राइड शिफ्ट, तो ये फर्दर अब और ज्यादा स्टेबल हो गई। ये आपका इस स्ट्रक्चर में मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया क्योंकि रिंग का स्ट्रेन भी कम हो गया, है ना, और कार्बोकेटायन भी 3 डिग्री बन गया। तो दोनों बातें फेवरेबल है ना। एक तो रिंग 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो गई तो उससे रिंग का स्ट्रेन कम हो गया, दूसरा कार्बोकेटायन भी 3 डिग्री बन गया, ठीक है। नहीं, ये तो फिर कार्बोकेटायन जहाँ रिलेटिवली मोर स्टेबल है, क्योंकि यहाँ जब पहले स्टेप में अटैक करेगा तो उसको ये नहीं पता है ना कि रिंग एक्सपेंशन आगे हो सकता है। तो यहाँ पे तो इन दोनों कार्बन में ही हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कार्बोकेटायन यहाँ ज्यादा स्टेबल है, यहाँ ज्यादा स्टेबल है, तो वो यहाँ ज्यादा स्टेबल है ना। क्योंकि देखो मैकेनिज्म में हम लोगों ने एक बात शायद डिस्कस की थी कि कार्बोकेटायन का बनना आरडीएस होता है, कार्बोकेटायन का रीअरेंज करके अगला या नेक्स्ट कार्बोकेटायन बनना आरडीएस नहीं होता। तो हम लोग को सबसे पहले यही डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है और यही स्टेप आरडीएस है। अगर हम लोग यहाँ कार्बोकेटायन बना देंगे इस चक्कर में कि रिंग हमारी कितने अच्छा यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा तो रिंग एक्सपेंशन होगा भी नहीं बेटा, क्योंकि रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन क्या है कि कार्बोकेटायन रिंग वाले कार्बन से क्या होना चाहिए, डायरेक्टली बॉन्डेड होना। तो वो वाला पॉसिबिलिटी तो इसमें वैसे भी नहीं होगी, क्लियर। यहीं पे अटैक करा दो न्यूक्लियोफाइल का, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या है, क्लोराइड है, तो ये क्लोराइड है, ये अटैक कर देगा और ये बन गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है ना, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। देखिए अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में आपको एक एल्कीन दिया ब्यूट 2E, है ना,
ब्यूटूइन दे दिया गया और उसका रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है, तो ब्रोमीन के साथ CCl4 जब दिया जाता है तो ब्रोमीन जो इलेक्ट्रोफाइल देता है वो Br+ देता है ना। और Br+ का मतलब समझ लो ये, हाँ, मैकेनिज्म नंबर आपकी 2 फॉलो है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले अटैक करेगा इस पे, ठीक है, और Br+ पे, और एक 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। अब अगले स्टेप में जो Br- है वो बैक साइड अटैक करते हैं, है ना, क्योंकि मैकेनिज्म नंबर 2 में जो ये 3 मेंबर रिंग बनती थी, इसके जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके एंटी पोजीशन से अटैक होता था। ठीक है, और अटैक तो कहीं भी करा दो, यहाँ सिमेट्री है ना, दोनों तरफ एक ही एक मेथिल लगा हुआ है, तो यहाँ जितना Δ+ स्टेबल होगा यहाँ भी उतना ही Δ+ स्टेबल होगा, तो यहाँ पे अटैक तो कहीं भी करा सकते हैं। ठीक है, और रिंग ये ओपन हो जाएगी किसी स्टेप में, तो आपका ये बन गया प्रोडक्ट CH3 CH Br CH Br CH3। ठीक है ना, बोलो क्लियर हो। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है, देखो इसमें ये वाला कार्बन भी कायरल है और ये वाला कार्बन भी कायरल है। अगर आपको वो आंसर फिशर प्रोजेक्शन में दे रहा हो, ठीक है, तो आप ऐसा करिएगा कि दोनों ब्रोमीन एंटी पोजीशन पे दिखाइएगा फिशर प्रोजेक्शन में, है ना, आमने सामने। प्रोडक्ट 2 बनेंगे, मतलब एक ये बनेगा, एक इसका मिरर इमेज बनेगा, क्योंकि अटैक देखा जाए तो 50% चांस है कि यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों कार्बोटाइन इक्वली स्टेबल है, और जब यहाँ अटैक करेगा तो ये रिंग ऐसे खुलेगी, तो फिर इसी का मिरर इमेज बन जाएगा, है ना। तो उसमें देखा जाए तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, तो यहाँ पे HCH3 H, ठीक है ना, तो इसका मिरर इमेज बनेगा, है ना, प्लस इसका मिरर इमेज बनेगा। अच्छा ये बताओ कि वैसे काइरल कार्बन 2 है इसमें तो 4 प्रोडक्ट बनने चाहिए। हाँ, तो एंटी एडिशन की वजह से बाकी 2 नहीं बनता, मीजो फॉर्म नहीं बनता है। ठीक है ना, पर इसका मिरर इमेज, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है सभी को। ये वाला जैसे बताना है साइक्लोहेक्सीन प्लस क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो डबल बॉन्ड पे क्लोरीन का एडिशन हो जाएगा, है ना, लेकिन बस थोड़ा सा स्टीरियो को और अगर पिक्चर में ले आया जाए तो उसमें सपोज एक क्लोरीन को आप वेस्ट से कनेक्ट कर दिएगा, तो दूसरे वाले क्लोरीन को डैश से कनेक्ट कर दिएगा। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा स्टीरियो को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एंटी एडिशन होता है ब्रोमीन का या क्लोरीन का डबल बॉन्ड पे, तो एक क्लोरीन वेस्ट से तो दूसरा डैश से, या फिर इसका मिरर इमेज भी बना सकते, ठीक है, ऊपर वाला डैश से बना लो, नीचे वाला वेस्ट से, है ये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल में ये इसने एल्कीन लिया, साइक्लिक एल्कीन है, ठीक है, ICl के साथ रिएक्ट कर रहा है। ICl एक इंटरहेलिकल कंपाउंड है ना, तो इसमें एक डाइपोल मोमेंट बन रहा होगा पहले से, I पॉजिटिव Cl नेगेटिव, है ना, कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो बॉन्ड पेयर अपनी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट की होगा पहले से, और डबल बॉन्ड इस पे क्या करेगा, अटैक। ठीक है, अब जब डबल बॉन्ड अटैक करेगा तो पहले तो वो 3 मेंबर टाइप की रिंग बन जाएगी यहाँ पे, है ना, अगर वो मैग्नीज के जाए हम लोग तो एक 3 मेंबर इस साइक्लोहेक्सीन की रिंग पे एक 3 मेंबर रिंग और तैयार हो जाएगी। ठीक है ना,
अब इस पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो Cl माइनस है, वो अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होगा वो एंटी अटैक होगा। ठीक है, क्लियर है? एक चीज तो ये क्लियर होगी, न्यूक्लियोफाइल एंटी अटैक करेगा। दूसरी चीज ये जो आप बताइए मुझे कि अटैक इस वाले कार्बन पे कराएं कि इस वाले कार्बन पे, है ना? क्योंकि यहाँ पे डेल्टा प्लस क्या है, मोर स्टेबल। ठीक है, ये कार्बन आप देखिए 3 डिग्री आपको दिख रहा होगा, ये वाला कार्बन 1 2 3 कार्बन से कनेक्टेड, और नीचे वाला कार्बन बेटा 2 ही कार्बन से कनेक्टेड। तो यहाँ पे डेल्टा प्लस मोर स्टेबल होगा, इसलिए क्लोराइड आयन का अटैक जो होगा वो इसी पे होगा, बट बैक साइड से होगा, ये भी समझने वाली बात है। और रिंग यहीं पर ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये जो 3 मेंबर रिंग है ये ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका देखिए फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब इसमें आपको ओरिएंटेशन थोड़ा एक अपने मन से ले लीजिए, जैसे जो मेथिल है वो उसको विच से कनेक्ट करा देते, चलो मेथिल पहले से बैठा है ना, तो उसको विच से कनेक्ट करा दिया। और जो इस कार्बन पे Cl आ रहा है उसको मैंने डैश से कनेक्ट करा दिया। तो जो I होगा फिर वो उसको किससे कनेक्ट करा, विच से कि डैश से? विच है, एंटी होना चाहिए वो Cl के रिस्पेक्ट में, तो उसको वेस्ट से कनेक्ट करूंगा। या इसका अपोजिट भी कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है ऐसा ही हो, इसका जस्ट अपोजिट भी हो सकता है। कि ये वाला मिथिल आप डैश से कनेक्ट कर दो, और क्लोरीन को आपने वेस्ट से कनेक्ट कर दिया, तो फिर इस कार्बन पे आयोडीन को आप डैश फॉर्म से कनेक्ट करो। ठीक है, तो ये दोनों सही है ना, मेमोरी बात है ना? सर 6 वाले में भी साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा ना? हाँ बेटा बनेगा बनेगा, वो मैंने डायरेक्ट ही बना दिया है ना। यस सर। तो इसमें आप मैकेनिज्म से जाइएगा, तो इसको पहले बनाइएगा और फिर Cl माइनस का अटैक कराइएगा, तब वो रिंग हो जाएंगे ना। ठीक है, तो वो तो मैकेनिज्म में हर केस मतलब जिसमें भी H प्लस एंड D प्लस एन ना हो इलेक्ट्रोफाइल, उसमें तो 3 मेंबर बनेगा। अब जैसे ये वाला भी एग्जांपल कैसा है, इसमें आपको एक एल्कीन दी है, लेकिन उसने उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर को फिक्स कर दिया है। जैसे उसने इस तरह से एल्कीन दी है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि दोनों मिथिल सेम साइड शो कर रहा है बेटा। तो इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म है ना। तो उसने एक तरह से सिस एल्कीन दे दी है, और रिएक्शन इसके साथ करा रहा है हाइपोक्लोराइसिस HCl। ठीक है, और HCl कैसे आयनाइज होता है, OH माइनस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल तो Cl प्लस है, तो पहले तो Cl प्लस आके जुड़ जाएगा इस डबल बॉन्ड पे, है ना, और फिर बैक साइड अटैक कौन करेगा, OH माइनस, है ना। एक बार बना दो जल्दी से। ठीक है, पहले Cl प्लस वो 3 मेंबर रिंग बना दो, Cl प्लस डबल बॉन्ड के साथ जुड़ के एक 3 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट बना देगा, और उस पे OH माइनस बेस से अटैक करके रिंग ओपन कर दो। ठीक है ना, तो इसमें एक बार आप खुद से भी बना के देख लिए। ठीक है, पहले स्टेप में तो ये पाई बॉन्ड अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे, और यहीं पे आप बना दिए 3 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट। ये आपका तैयार हो रहा है 3 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट।
ठीक है। अब इसमें अगले स्टेप में अटैक करेगा OH माइनस, ठीक है, और ये आपका एंटी अटैक करेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें वैसे तो सिमेट्री है, अगर आप ध्यान से देखें तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, तो वो दोनों कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज सेम ही होंगे, तो किसी पे भी करा दो वैसे होगा दोनों पे, मतलब ऐसा नहीं कि सेम पे होगा, होगा दोनों पे इक्वली होगा, 50-50% आप बोल सकते हो। ये एक बार इधर से अटैक कराओ और ये रिंग ओपन कर दो इधर से, तो इस केस में आपको प्रोडक्ट मान लो ये वाला मिल रहा है ना, OH के सामने Cl बैठा दो, सबसे पहले तो काम यही करो, ठीक है। और मेथिल कार्बन से रिलेटेड जो ग्रुप होते हैं उनको फिशर प्रोजेक्शन में वर्टिकल पोजीशन पे बैठा देते हैं, और हाइड्रोजन को कहां बैठा देते हैं, ऑर्बिटल, ठीक है। लेकिन 50% पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ पे भी अटैक करे, बैक साइड से ही करे, लेकिन इस कार्बन पे अटैक करे, क्योंकि दोनों पे डेल्टा पॉजिटिव क्या है, इक्वली स्टेबल है, तो फिर उस केस में ऐसे नहीं होते, ठीक है। तो इसका बेटा मिरर इमेज भी बनेगा, इसका मतलब ये तो बनेगा ही 50% ये वाला, इसका मिरर इमेज भी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें बस आप क्या करो, इसका मिरर इमेज बना के दिखाओ, क्या बनेगा देखो, तो H इधर आ जाएगा, OH Cl H, ठीक है, दोनों बनेंगे, ये पूरी बात है। एक ये क्वेश्चन देखिए आया हुआ है जेई में, आप इन लोगों को बताना, द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद HOCl प्रोसीड वाया द एडिशन ऑफ, है ना, पहला कह रहा है H+ आयन इन द फर्स्ट स्टेप, HOCl में H+ आयन बनता ही कहाँ है ना, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। बी कह रहा है Cl+ इन द फर्स्ट स्टेप, हाँ तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म में इलेक्ट्रोफाइल ही पहले स्टेप में ऐड होता है डबल बॉन्ड के साथ, है ना, और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ Cl+ है, सर और ऑप्शन इसी, बी। हाँ बेटा बी आंसर है, इसी का जोड़ना RDS होता है, तो सीधा उसने उसकी मैकेनिज्म से रिलेटेड बात पूछी, और सिंपल बात पूछी है, लेकिन है ना, हमें क्लियर होना चाहिए। हाँ बोलो बेटा। सर 8th वाले में डाउट है। ये हाँ बताओ बेटा। सर आपने कहा कि इसमें जो दो प्रोडक्ट बनेंगे उनमें 50-50% वो होगा, मतलब कंपोजिशन होगा, तो सर ये बोलना था कि सर मिथाइल साइड अगर अटैक करेंगे तो सर वो हिंड्रेंस ज्यादा होगा ना वहाँ पे, तो सर इसका तो कम होना चाहिए सेकेंड वाले प्रोडक्ट का। नहीं बेटा, मेथिल तो दोनों तरफ बैठा हुआ है ना, तो सर मेरा मतलब है कि यहाँ नीचे से जाएगा ना, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच से, लेकिन ये एंटी अटैक फिर नहीं होगा, फिर वो फिर से फर्स्ट वाला बन रहा है जैसा हम देख रहे हैं। क्या करो इससे, फिर सर फर्स्ट वाला प्रोडक्ट जो बन रहा है फिशर प्रोजेक्शन में सर वो बन जाएगा, बट सेकंड वाले जो है सर उसका कम होगा क्वांटिटी, क्योंकि वो मिथाइल साइड से अटैक हो रहा है। नहीं वो तो बेटा उसकी स्टीरियो है, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, इसमें सेकंड मैकेनिज्म जब भी फॉलो होगी तो स्टेरिक हिंड्रेंस अगर है तो भी वो एंटी साइड से अटैक करेगा, है ना, क्लियर है। तब भी उसका 50-50% होगा, मतलब सेरिक हिंड्रेंस की प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो वो 50-50% तो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी और यहाँ पे स्टेबिलिटी बराबर ही है, मतलब यहाँ पे दोनों जगह डेल्टा प्लस इक्वल मैग्नीट्यूड में आ रहा है ना भाई, यहाँ डेल्टा प्लस जितना आ रहा है यहाँ भी डेल्टा प्लस उतना आ रहा है, दोनों जगह डेल्टा प्लस बराबर है ना, इसलिए वो 50-50% बन रहा है, यस ठीक है, इक्वली मतलब बन रहा है, लेकिन वो अटैक एंटी ही होगा उसमें। हाँ बोलो बेटा।
सर जो फिफ्थ वाला एग्जाम्पल है उसमें भी दूसरी साइड से अटैक हो सकता है ना? ये फिफ्थ वाला बेटा। यस सर, यहाँ पे भी दूसरे में अटैक हो सकता है दूसरी साइड से। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें भी इधर से ही होगा। तभी देखो मैंने इस प्लस करके मिरर इमेज भी लिख दिया है ना। जैसे इधर से अटैक किया तो जैसे ये वाला बन गया, और लेकिन बेटा इधर भी अटैक होगा, इक्वली ही होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो है वो इक्वली स्टेबल है ना। तो तभी इसका मैंने मिरर इमेज भी देखो यहाँ पे लिख दिया, तो जगह कम थी है ना, इसलिए मैंने लिख दिया, स्ट्रक्चर सही कॉपी किया। तो आप वो इसका मिरर इमेज भी बना लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से ब्रोमीन एच एच ब्रोमीन मेथिल मेथिल, ठीक है, दोनों बनेंगे। देखिए उसको ऐसे बेटा में समझना कि आप इन दोनों कार्बन को नंबर कर दो, है ना। जैसे मान लो इस मेथिल को 1 कर दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो। अब जैसे पहले केस में आप OH माइनस का अटैक सेकेंड कार्बन पे करा रहे हैं, बैक साइड से, है ना। हाँ, तो ये मैंने इधर भी नंबरिंग कर दो 1 2 3, तो 3 पे OH आ गया राइट साइड। मान लेते कि ऊपर से आने पे अटैक हो रहा है तो राइट साइड आ रहा है, ये तो एक एजम्पशन ही रहेगा बस। तो Cl इधर साइड आ जाएगा, मतलब Cl थर्ड कार्बन पे इधर आएगा एंटी पोजीशन पे, है, तो ये वाला बन जाएगा। और फिर एक बार माना कि मैंने थर्ड कार्बन पे अटैक, तो थर्ड कार्बन तो फिर ये वाला हो गया ना। अच्छा, तो इसमें फिर हाँ, इसमें नंबर ये हुई है ठीक है, ठीक है, तो या तो फिर उसको पलट दो, हाँ, ठीक है, क्लियर। तो इधर वो ऐसे नंबरिंग हुई, ठीक है। ये हो गया, लॉन्ग भी चला गया। हाँ, अब देखो इसमें नेक्स्ट वाले, ये तो आप ही लोग बता दोगे, बताओ जरा। ये भी आपकी सिस एल्कीन है ना, सिस एल्कीन है और एंटी एडिशन हो रहा है, BNC है ना। तो रेसमिक मिक्सर बन जाएगा, मतलब B और C दोनों बन जाएगा, ठीक है। इसमें आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, देखो कई बार ये चीजें बड़ी जल्दी आंसर देने में काम आती है, ठीक है। जैसे आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो और मैकेनिज्म नंबर 2 फॉलो हो रही है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो, मैकेनिज्म नंबर 2 फॉलो हो रही है, तो वहां पे स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर पूछा जा रहा हो तो आप लोग ये याद कर लीजिए, कार टैम, दो वर्ड है छोटे छोटे, कार टैम, ठीक है। कार टैम का मतलब समझिए, देखिए सी फॉर सिस एल्कीन, है ना। अगर आपको बेटा कोई एल्कीन दी जा रही है और उसका सिस फॉर्म पे एग्जैक्टली उसका सिस फॉर्म दिया जा रहा है आपको रिएक्टेंट साइड, और उस पे ए फॉर मतलब कैसा एडिशन हो रहा है, एंटी एडिशन हो रहा है, ठीक है। सिस एल्कीन है और ए फॉर एंटी एडिशन है, तो आर फॉर क्या बन रहा है, रेसमिक मिक्सचर, मतलब आपको जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, रेसमिक मिक्सचर बनेगा, ठीक है ना। और टैम का मतलब देखिए, अगर ट्रांस एल्कीन है, ट्रांस एल्कीन है और ट्रांस एल्कीन में एंटी एडिशन हो रहा है, ट्रांस एल्कीन में एंटी एडिशन हो रहा है, तो एम फॉर मतलब उसमें मीजो फॉर्म बनने लगेगा, ठीक है ना, क्लियर है। हाँ, इसमें भी एक छोटा सा पॉइंट लिख लीजिएगा कि मीजो फॉर्म नॉट ऑलवेज, बोला जाता है कि मीजो फॉर्म हमेशा नहीं बनेगा, अगर वो एल्कीन सिमेट्रिकल होगी तब, इफ एल्कीन इन सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो ग्रुप है
वो सेम लगे। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में देखिए, ये इधर भी फेनिल बैठा है, इधर भी H बैठा है डबल बॉन्ड पे, इधर भी H इधर भी H, तो ये दोनों मतलब कि दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन पे जो ग्रुप लगे वो सेम है, तब तो मीजो। लेकिन अगर मान लो ट्रांस है लेकिन ग्रुप सेम नहीं है ना, जैसे ट्रांस है लेकिन वो सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं है, तो फिर उसमें भी रेसमी मिक्सर बनता है, ठीक है ना। तो ये जैसे इसको डायरेक्ट कैसे हो सकता है कि जैसे आपने देखा कि ये सिस एल्कीन और ब्रोमीन कैसा एडिशन दे रहा है, ब्रोमीन CCl4, आप पहचान गए कि अरे तो ये एंटी मैंगनीज नंबर 2 से अटैक होगा तो मतलब एंटी एडिशन होगा, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि इसमें प्रोडक्ट रेसिन मिक्सर बनेगा। तो आप ये वाली क्योंकि मीजो फॉर्म है, देखो इसमें इंटरनल प्लेन सिमेट्री है ना, ये मीजो दे दी है उसने, तो मीजो नहीं बनेगा इसके, मतलब आप जल्दी में आंसर दे सकते हो, मतलब पूरा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, अगर आपको ऐसे याद है तो। जैसे इस वाले में बताइए, जैसे आपको ये एल्कीन दी हुई है, बताओ सी की ट्रांस है, ये ट्रांस है, ठीक है, और ब्रोमीन CCl4 कैसा एडिशन देता है, ये एंटी एडिशन देता है, तो यहाँ पे आपका क्या बनना चाहिए, यहाँ पे जो, ठीक है, तो आप क्या करो सीधे डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दो, पूरी मैग्नीज लिखने की क्या जरूरत है, तो इतना डायरेक्ट आप तो समझ ही गए हो, इसमें दोनों ब्रोमीन सेम साइड आ जाए, ठीक है, H उसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये पहले ही से ट्रांस है, मतलब फेनिल पहले से अपोजिट है और उस पे अटैक भी अपोजिट वाला हो रहा है ना, तो इससे मैथ में माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो पहले से वो ट्रांस है और अटैक भी एंटी हो रहा है, तो मीजो फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। इसमें हाँ वैसे भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि इस पे पहले मैग्नीज से तो वैसे ही आप बना सकते हो, पहले अटैक करेगा ब्रोमीन पे, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोमीन आगे जुड़ जाएगा, EH C डबल बॉन्ड C H डबल हटाना पड़ेगा और H फेनिल Br प्लस, ठीक है ना, ये डबल। अब जैसे इस पे अटैक आप कराओगे अगले स्टेप में Br माइनस न्यूक्लियोफाइल, और अटैक होगा एंटी अटैक, अटैक कैसा होगा ऐसे एंटी, है ना, मान लो इसका आप दोनों ऐसे तो हो तो दोनों पे सकता है, लेकिन किसी एक पे अभी समस्या, तो दोनों तरफ से मीजो ही बनेगा कोई, और ब्रोमीन यहाँ से खुलेगा, ठीक है। अब इसमें ये देखना होगा कि आप यहाँ पे फेनिल की ओरिएंटेशन किसकी तरफ है, ब्रोमीन की तरफ, इस वाले ब्रोमीन की तरफ है ना, और यहाँ पे इस वाले फेनिल की ओरिएंटेशन किसकी तरफ है, ये वाला ब्रोमीन, तो फिशर प्रोजेक्शन में हमें इनको 90 पे रखना पड़ेगा, है ना, फिशर प्रोजेक्शन में हमें बनाते समय इनको कैसे रखना पड़ेगा 90 पे, है ना, क्योंकि सेम साइड आ रहा है, जैसे देखो ये फेनिल ये ब्रोमीन यहाँ पे, ठीक है, तो ये फेनिल कहाँ रखना पड़ेगा आपको, या आप इसको उससे RS से समझ दो तो मेरे ख्याल से और बेटर समझ में आ जाएगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे एक सेम होगा, सेम वो दोनों ही मीजो बन जाएंगे, वो कैसे होता है बाकी अटैक, हाँ उस पे देखो RS से समझ लो जल्दी समझ में आएगा कि जैसे आप मान लो ये जैसे ही इस पे अटैक होगा और ये खुल रहा होगा, तो इसके अबाउट R है कि S, ये चला चेक करते हैं, तो यहाँ पे ब्रोमीन आके जुड़ रहा होगा, है ना, तो इसको नंबर 1 दे देंगे, सबसे सीनियर यही है, ठीक है। इसके बाद आप बताओ 2 किसको दोगे, फेनिल को देना पसंद करोगे कि इस कार्बन को, हाँ इस कार्बन पे भी ब्रोमीन आ चुका है, हाँ इसको तो देना पड़ेगा, अब इसको फेनिल को दे दो 3 और इसको दे दो H को 4, है ना, इसको 4 मिलना ही चाहिए, तो ये 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये कैसा सेंस आ रहा है, अभी तो यार कुछ कह भी नहीं सकते,
अभी तो कुछ बेस डैश बोल भी नहीं सकते ना। 1 2 3 ठीक है, एक पे पता चल जाएगा तो दूसरे पता चल ही जाएगा। तो ये आपका कैसा आ रहा है इस समय, मान लेते हैं डैश पे है ठीक है, तो ये इसको डैश पे मानेंगे तो फिर इसको मुझे बेस पे मानना पड़ेगा क्योंकि एंटी पे है दोनों, ठीक है। तो चलो एक को तो मान के चले पहले, 1 2 3 मतलब ये आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एस आना चाहिए, लेकिन डैश पे तो ऐसे ही रहेगा, है ना। अब आप ऐसा करो कि यहाँ पे जो 3 ग्रुप हैं Br, फेनिल, H, अगर हम एस से बैठा दें तो देखो कि एस आ रहा ही नहीं आ रहा, अगर एस आ रहा है तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 1 2 का 3 क्लॉकवाइज आर और लीस्ट सीनियर एच हॉरिजॉन्टल पे बैठ गया तो एस, तो इसका मतलब ऐसे बैठाने में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलो एक कार्बन पे बैठ जाएगा ना तो दूसरे कार्बन पे बन जाएगा Br H, ठीक है। तो ये भी S आ गया बेटा, तो ये भी S है। ये मान के चल रहे थे कि ये H डैश पे, लेकिन अगर ये H डैश पे माना है तो ये H मुझे किस पे मानना पड़ेगा, ये बेस पे मानना पड़ेगा। अब इस पे ओरिएंटेशन निकाल लो 1 तो इसी को मिलेगा, है ना, क्योंकि ये तो खुल चुका होगा। अब 2 इसी को मिल जाएगा, तो इस पे Br आ गया कार्बन पे, 3 इसको और नहीं, इसमें अभी एक इंटरचेंज मारना पड़ेगा, फिर ये वाला डैश हो जाएगा, है ना, इन दोनों के इंटरचेंज मारना पड़ेगा। तो फेनिल उठ के यहाँ पे आ जाएगा इस जगह, तो 1 2 का 3, लेकिन ऑर्डर वही रह रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज तो है ऐसा, लेकिन एक इंटरचेंज करने के बाद ऐसा है तो आर होगा, मतलब अब मुझे यहाँ पे जरा देखो, अब मैं अगर Br को यहाँ बैठा दूं अपने मन से अभी, तो देखो कि आर आ रहा है तो सही है ये, तो एस आ रहा है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 1 2 3 1 2 का 3 ये एंटी क्लॉकवाइज एस और हाँ ली सीनियर हाइड्रोजन, तो हाँ, तो वो इस वजह से वो मीजो बन गई ना। तो एक्चुअली वो कॉन्फ़िगरेशन ही देख के ही बताया जाता है। दूसरा भी यही बनेगा, लेकिन मीजो फॉर्म का मिरर इमेज क्या होता है, आइडेंटिकल, मतलब इसी का मिरर इमेज बनेगा। और मम्मी हम लोग पढ़ चुके हैं, मीजो मिरर इमेज और मीजो फॉर्म इज आइडेंटिकल, तो वो फिर एक ही काउंट होगा क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना वो, इसलिए यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट कंसीडर किया जाएगा, ठीक है सर। क्लियर। हाँ हाँ बोलो बोलो बेटा। यहाँ पे सेकंड वाले कार्बन पे इसलिए अटैक किया ना क्योंकि H जो है वो कम स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहा है। सेकंड कार्बन पे ऐसा कुछ नहीं बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई मतलब ही नहीं इस मैकेनिज्म में, है ना। आप बार बार फर्स्ट पे भी तो करा सकते हैं ना इस मैकेनिज्म में स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई मीनिंग नहीं। सर, तो फर्स्ट वाले पे भी करा सकते हैं ना। हाँ क्या करो, फर्स्ट वाले कार्बन पे भी तो करा सकते हैं। बिल्कुल करा सकते हैं, हमने मना ही नहीं किया, इस पे भी अटैक हो सकता है क्योंकि दोनों कार्बन पे आप देखो ना, देखो न्यूक्लियोफाइल इस मैकेनिज्म में उस कार्बन पे अटैक करता है जिसपे कार्बन पे कार्बोकैटायन डेल्टा पॉजिटिव, सर कार्बोकैटायन तो ऐसा तो नहीं बनता है क्लासिकल टाइप का, लेकिन ये जो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन है ये डेल्टा प्लस ज्यादा स्टेबल किसमें है, तो आप देखोगे कि दोनों इक्वली स्टेबल है ना। स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं देखना है यहाँ पे इसमें, तो वो बेटा इस पे भी अटैक करेगा, है ना, और इसका मिरर इमेज भी बनेगा, लेकिन मीजो फॉर्म का मिरर इमेज क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, इसलिए वो एक ही प्रोडक्ट काउंट किया है ना, वो एक ही प्रोडक्ट बनेगा उसमें, ठीक है क्लियर। हाँ वो तो एक आपके सामने मैंने निकाला दो कॉन्फ़िगरेशन, उसमें ये इस तरह से मान लीजिए जैसे वेज नहीं पता हमें कौन है, तो जैसे मान लिया कि देखो इस हाइड्रोजन और इस फेनिल में ही कोई एक वेज होगा कोई एक गैस होगा, तो एक साइड अपनी तरफ से मान लो कि जैसे ये हाइड्रोजन डैश है तो ये ऑटोमेटिक वेज हो जाएगा, और ये इसके सामने बैठा हुआ है, मतलब एंटी, अगर ये प्लेन के अंदर जा रहा है ऐसे, ये हाइड्रोजन प्लेन के अंदर धंस रहा है, ये बाहर निकलना चाहिए ना,
एंटी, तो इसलिए मैंने उसको जब बेस माना और इसको बेस मान के जब इसके अबाउट निकाला कॉन्फ़िगरेशन, तो वो एस आया, तो मैंने वहां भी वैसे ही सेट कर दिया एस बन जाए, है ना। और यहाँ पे जब निकाला तो आर आया, वो आर देखने पे आर जब मैं बी आर को इधर रख रहा हूँ तभी बन रहा है। अगर आप बी आर को यहाँ रख देंगे और एच को यहाँ रख देंगे, एक सेकेंड ऐसे करके देखिए, तो वो एस आ जाएगा सेकेंड कार्बन के बाद, तो गलत हो जाएगा, है ना। तो वो उसको चेक करना, बाकी देखो उसमें आप ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीधे आप कॉन्सेप्ट लगाओ, ट्रांस एल्कीन दिख जाए और एंटी एडिशन हो रहा हो, मीजो फॉर्म बना देना। हाँ लेकिन ध्यान रखना एल्कीन सिमेट्रिकल होनी चाहिए। कई बार ये लोग बदमाशी क्या करते हैं कि मान लो यहाँ फेनिल बैठा देंगे और यहाँ मेथिल बैठा देंगे, बना तो ट्रांस देंगे लेकिन फिर इसमें मीजो नहीं बन पाएगा इसमें वो फेनिल के सामने मेथिल आ जाएगा, तो वो इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, फिर वो रेशमी मिक्सर बनेंगे, वो फिर दोनों अलग अलग होंगे। यहाँ जो दोनों सेम बने तो वो सेम इसलिए हो गए क्योंकि मीजो फॉर्म थे, एक ही प्रोडक्ट बन रहा था। नहीं क्लियर? तो क्लियर हो गई बात। अब इसमें देखिए एक इसमें टाइप ये भी बनता है इंट्रामोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सर अगर सिमेट्री नहीं होगी तो क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ये एडिशन होगा। हाँ बेटा क्या कह रहे थे? सर अगर ट्रांस वाले में सिमेट्री नहीं होगी तो क्या बनेगा? अच्छा उस केस में बेटा उसमें भी रेशमी मिक्सचर बनेगा, ओके है ना। अगर सिमेट्री नहीं होगी ना तो उसमें भी रेशमी मिक्सचर बन जाएगा। देखिए तो इंट्रामोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैसे होता है इसको भी देख लेते हैं। देखिए कई कई बार आपको ऐसे एग्जांपल मिलेंगे कि जैसे मान लो कि कार्बन की चेन है ना, और उसमें एक जगह डबल बॉन्ड बैठा होगा, ठीक है, और एक जगह कोई न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल बैठा होगा बड़ी शांति के साथ, ठीक है। वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल हो सकता है, जैसे इस एग्जांपल में मैंने दिखाया है, या ये ईथर भी हो सकता है बेटा, ओआर भी हो सकता है, या बेटा ये कोई एमीन भी हो सकता है, NH2, है ना। मतलब होगा वो कोई न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, वो या तो कोई अल्कोहल होगा या कोई ईथर होगा, या SH भी हो सकता है, SH, है ना। ऐसी सिचुएशन आपको दिख रहा हो, एक ही मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड भी हो और उसी में कोने में कहीं कोई न्यूक्लियोफाइल भी बैठा हो, और रिएक्शन ब्रोमीन CCl4 या क्लोरीन CCl4 या HBr, मतलब रीजेंट वो कोई भी हो सकता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में रीजेंट आप लोग पहचान ही जाओगे, HX HOX, है ना, पूरी लिस्ट हम बनवाए चुके आपको, ठीक है। तो वहां पर आप समझ जाएंगे कि वहां पे इंट्रामॉलिक्यूलर का खेल होने वाला है। कैसे देखो, ब्रोमीन CCl4 में सबसे पहले स्टेप में तो वही होगा कि ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल पे ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, अटैक करेगा। मतलब ये जो डबल बॉन्ड है बेटा वो एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। और ये Br को बाहर निकालेगा, है ना, इसको लीव आउट कराएगा। तो पहले स्टेप में तो आप समझ रहे होंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही हो रहा है। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही होता हुआ आपको दिखाई देगा। और इसमें मैकेनिज्म नंबर कौन सी फॉलो होगी, 1 की 2 फॉलो जाएगी, ठीक है। वो एक 3 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट बना देगा Br+, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनने की, दो पॉसिबिलिटी में देखिए, दोनों पॉसिबिलिटी में डिस्कस कर रहा हूँ। पहली पॉसिबिलिटी की ये जो Br- निकला है ना, ये Br- एज ए न्यूक्लियोफाइल गाना गाते हुए अटैक करे यहाँ पे और रिंग खुल जाए, जो नॉर्मल अभी तक होता आ रहा था, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी, ये जो इसी मॉलिक्यूल में OH कोने में बैठा हुआ, अभी शांति के साथ बैठा हुआ है, अब इसकी आत्मा जाग जाए और देखे कि उसी मॉलिक्यूल में बैठा हुआ है एक क्या बन गया है, एक 3 मेंबर इंटरमीडिएट बन रहा है और यहाँ पे डेल्टा प्लस ज्यादा स्टेबल है, तो ये इंट्रामोलिकुलर अटैक कर दे न्यूक्लियोफाइल बन के, पॉसिबिलिटी नंबर 2, है ना। और इन दोनों में से जो ज्यादा फिजिबल होता है, जब प्रोडक्ट दोनों बनेंगे, जब यील्ड देखी जाती है, तो ये जो इंट्रामोलिकुलर अटैक से बनने वाले प्रोडक्ट होते हैं
उनकी यील्ड ज्यादा प्राप्त होती है, ये अटैक ज्यादा फिजिबल होता होगा, है ना, क्योंकि उसी मॉलिक्यूल में तो पड़ोस में आके कूद के अटैक कर देगा, तब तक वो आएगा रास्ते में जाम में फंसा रहेगा, तब तक ये अटैक हो जाएगा। भाई साहब समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर अटैक ज्यादा फिजिबल है, ठीक है। तो अब बना, अच्छा अब इंट्रा मॉलिक्यूलर अटैक जब जब होता है तो अब इतना तो आप लोग समझिएगा, अब तो कोई ना कोई रिंग बनेगी, है ना, और रिंग कितने मेंबर बनी जो चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अच्छा, एक तुषार के मन में क्वेश्चन उमड़ रहा होगा कि सर यहाँ पे अटैक करा दो 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, क्यों भाई तुषार भाई? यस सर। अब इसका आंसर तुम ही दोगे कि 5 मेंबर बनेगी कि 6 मेंबर, बताओ भाई। नंबर बनेगी क्योंकि एंगल स्ट्रेन कम हो जाएगा। 6 मेंबर बनेगी? 5 नंबर में अरे भाई ऐसा मत करो भाई। देखो बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो है उसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है वो जिस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल नहीं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, कार्बोकेटाइन का बनना आरडीएस होता है ना, लेकिन वो मैग्नीज नंबर 1 में होता है, लेकिन मैग्नीज नंबर 2 में आरडीएस कौन सा होता है? हाँ, जहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब ये जो 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है उसका बनना ही क्या होता है, आरडीएस होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ पे डेल्टा प्लस मोर स्टेबल है, इससे बनने वाला प्रोडक्ट यील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। आल्दो 5 मेंबर 6 मेंबर में 6 मेंबर ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन 5 मेंबर इतनी बुरी स्टेबल नहीं होती है, मतलब रिलेटिवली लेस स्टेबल होती है, बट इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी हमें देखनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। डेल्टा प्लस यहाँ स्टेबल 5 मेंबर 6 मेंबर किससे स्टार्ट करते हैं? सर क्रॉस करते हैं सर, मतलब इसमें सर वो प्लेन में एनर्जी लेवल अलग अलग आती है। हाँ, वो एरोमेटिक कैरेक्टर में भी आता है क्रॉस वाला, है ना, उससे भी करते हैं डिसाइड, लेकिन अब वो बात है कि अभी तुमने बहुत ऐसी बात बोल दी ना कि बच्चों को समझ नहीं आएगा, वो तो एंगल स्ट्रेन से समझ जाएंगे बच्चे, ठीक है। तो ये बन गई 5 मेंबर रिंग, और नंबरिंग आप अपनी तरफ से कर दीजिए, 1 2 का 3 4 5, है ना, और वो कहाँ बैठा दे बताओ, 1 पे बैठा दिया जाए, तो नहीं वो कोई 1 दिया था यार, तो उसका सम्मान रखते हुए 1 दे दिया जाए उसको, ठीक है। और 5 पे बी आर आया है, आया है? नहीं नहीं 5 नहीं 6 पे बी आर आया है, 6 तो रिंग का पार्ट ही नहीं है, ऐसा 5 से एक CS2 जुड़ेगा, उस पे आगे बी आर अटैच, ठीक है। और लेकिन इसके साथ तो नाइंसाफी हो गई बेचारा, बी आर माइनस, अटैक तो इसको करना, बेचारा जाम में फंस गया, क्या हुआ, अटैक तो इसको करना था, तो अब उस कहीं ना कहीं किसी को तो निकालेगा ये, तो ये बेचारा न्यूक्लियोफाइल की तो तरह नहीं बिहेव कर पाया, तो वो बेस की तरह बिहेव करेगा क्योंकि हाइड्रोजन एसिडिक है ना, तो ये H+ आयन को लेके भाग जाएगा, फिर ये इस स्ट्रक्चर से ये H+ आयन को लेके भाग जाएगा, ठीक है। तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। एक प्रोडक्ट इसमें और बनेगा, वो 6 मेंबर रिंग वाला भी बनेगा, अगर आप बनाना तो दोनों बना लो, बट मेजर यही वाला होगा, ठीक है। सर फिफ्थ पोजीशन पे तो एंगल स्ट्रेट है, तो वो मेजर कैसे? हाँ बेटा, हाँ क्या कर रहे हैं? सर फिफ्थ पोजीशन पे एंगल स्ट्रेन है, तो मेजर प्रोडक्ट कैसे है? एंगल स्ट्रेन तो बेटा इस रिंग में है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल तो बेटा वहां चाहेगा ना अटैक करना जहां पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल बन रहा हो, हाँ। तो हम तो बस इतना ही देख रहे हैं कि डेल्टा पॉजिटिव कहाँ ज्यादा स्टेबल है।
वाला लेंगे नहीं लेंगे लेना पड़ेगा। कभी लेते हैं कभी नहीं लेते नहीं ऐसा नहीं हाँ क्या करो एक्चुअली इंट्रामॉलिक्यूलर में फर्क बहुत ज्यादा परसेंटेज का नहीं होता है, इसका थोड़ा ज्यादा ही होगा, लेकिन परसेंटेज का डिफरेंस बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो इसमें काउंट करना पड़ेगा हम लोग दोनों में। ठीक है, तो सेकेंड केस में ये वाला ही बन जाएगा, तो बट ये माइनर होगा, तुषार का दिल रखने के लिए बना रहा हूं मैं, लेकिन ये माइनर है बेटा। इसमें बेटा 6 वाले 1 वाला वो 6 पे जुड़ जाएगा और ब्रोमीन कहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 है ना, 5 पे आएगा, है ना, ये बनेगा बेटा। ठीक है, तो ये बात समझ में आनी चाहिए। 5 और 6 मेंबर में वैसे 6 मेंबर, लेकिन अगर यही मैकेनिज्म थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होती तो फिर तो रिंग की स्टेबिलिटी देखनी पड़ती। कुछ मैकेनिज्म होती है जो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होती, तो वहां पे फिर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखी जाती। बट ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है ना, ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड है, तो हमें इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखकर डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए 5 मेंबर को मैं मेजर बोल रहा हूँ। ठीक है, एक ये वाला एग्जांपल आप ही को चलो बताना है, दिख रहा है आपको कोने में लिखा हुआ है कंपाउंड, एक ये कंपाउंड है एल्कीन डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है, ब्रोमीन के रिएक्शन कराइए, मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है ना। पहले एल्कीन ब्रोमीन पे अटैक करेगी, ये यहाँ पे वो ब्रोमिनियम आयन टाइप बन जाएगा इंटरमीडिएट, है ना। अब ये OH जो न्यूक्लियोफाइल बैठा हुआ है, अब इसकी आत्मा जागेगी, अब ये अटैक यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी। अब ये बताओ कहाँ ज्यादा, यहाँ पे डेल्टा प्लस ज्यादा स्टेबल है कि यहाँ डेल्टा प्लस नीचे, तो इसमें तो मेरे ख्याल से 6 मेंबरी वाली स्टेबल बन जाएगी, है ना, बोलो भाई। तो देख के बता दो, इसमें तो ऑप्शन आप देख के बता दो, बी वाला ना, बी आर वहां से, ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपकी सीट का ही क्वेश्चन है, तो क्लियर हो गया तुषार बेटा? यस क्या हो रहा है यहाँ पे, क्लियर हो रही चीजें? यहाँ थोड़ा मैं बना देता हूँ जिससे आपको देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के बाद बस एक ही मैकेनिज्म रह रही है। देखो हम लोग कई सारी 3 मैकेनिज्म तो लगभग पढ़ ही चुके हैं, तीसरी पढ़ रहे हैं शायद, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं ना। फिर हम लोग अब आए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, क्योंकि इसमें एल्कीन एल्काइन में बहुत सारे एग्जांपल बन जाते हैं। इसके बाद बस एक बचेगा फ्री रेडिकल एडिशन, उसका एक ही एग्जांपल ही है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो ये अटैक करेगा इस पे ब्रोमीन मॉलिक्यूल पे, ठीक है, और यहीं पे वो बन जाएगा इंटरमीडिएट बेटा, वो 3 मेंबर वाला 3 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये OH माइनस अटैक कर देगा न्यूक्लियोफाइल बन के, है ना, इंट्रामॉलिक्यूलर, और बेटा यहाँ पे अटैक कराया ना, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा प्लस क्या है, मोर स्टेबल है ना बेटा, यहाँ पे वो रिंग के चक्कर में बिल्कुल पड़ेगी। ठीक है, आप देखिए कि डेल्टा प्लस कहीं कहाँ ज्यादा स्टेबल, और अगर यहाँ अटैक करेंगे तो बेटा रिंग यहाँ से खुलेगी। ठीक है, तो ये 6 मेंबर रिंग आपकी बन जाएगी, एक जगह ऑक्सीजन आके बैठ जाएगा,
है ना, एक तरह से साइक्लिक ईथर बन रहा है प्रोडक्ट आपका जो है वो साइक्लिक ईथर है ना। और वो दूसरा Br माइनस उसका H लेके भाग जाएगा, ठीक है, ये वाला H, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हम लोग ने एल्कीन की पढ़ ली। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्काइन में भी देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जैसे एल्कीन में होती है बेटा, वैसे ही एल्काइन पे भी होती है ना। बस एल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में कितने पाई बॉन्ड होते हैं, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, है ना। तो अभी एल्कीन में एक ही पाई बॉन्ड था, क्लियर। एल्काइन में कितने पाई बॉन्ड है, 2। तो एल्काइन में जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है तो बेटा वो 2 बार होता है, ठीक है। जैसे बेटा ये जनरल एक एल्काइन लिख दी गई है, इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराया गया 1 इक्वल। तो पहले मैग्नीज वही बेटा, कोई चेंज नहीं है, पहले ये Br प्लस यहाँ पे जुड़ेगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, तो दूसरा Br माइनस पीछे से अटैक करेगा, एंटी अटैक, तो पहले ये बनेगा आपका, ठीक है। लेकिन अभी भी एक पाई बॉन्ड जिंदाबाद है। तो और अगर आपने ब्रोमीन एक्सेस में ले रखा है ना, अगर एक ही इक्विवेलेंट लिया तब तो यही रिएक्शन रुक जाएगी। लेकिन अगर वो कुछ नहीं बोल रहा है तो समझ जाना कि, है ना, कुछ नहीं बोलने का मतलब गंभीरता ज्यादा दिख रही है, मतलब वो एक्सेस में लिए हुए बोल नहीं रहा है, ठीक है, बम पटकेगा भी सीधा। तो यहाँ पे ये दूसरा मोल फिर ये डबल बॉन्ड फिर अटैक करेगा ब्रोमीन पे, है ना, और फिर वो दूसरा Br माइनस पीछे से वार करेगा। तो आप समझ रहे हैं, यहाँ पे 2 बार कॉन्टिन्यूअस एडिशन होगा डबल बॉन्ड पे, तो टेट्रा हैलाइड बनता हुआ दिखाई देगा। मतलब उन दोनों कार्बन पे पहले बेटा 2 ब्रोमीन आएंगे एंटी पोजीशन पे, फिर से 2 ब्रोमीन आ जाएंगे एंटी पे, तो टोटल 4 ब्रोमीन आके अटैच हो जाएंगे, ठीक है, टेट्रा हैलाइड बन जाएगा। तो एल्काइन में भी वही कहानी है, बस 2 बार रिपीट होगी। मतलब एल्काइन में आप जब भी देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो बेटा वो 2 टाइम होता है ना, 2 बार लगातार होगा अगर आप एक्सेस में लेके चल रहे हैं। और उसने रिमार्क में लिख रखा है कि रिएक्शन इज एंटी इन बोथ स्टेप, मतलब वो मैकेनिज्म वही है, मैकेनिज्म कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये रिएक्शन 2 ही स्टेप में हो रही है और दोनों स्टेप में एंटी अटैक हो रहा है ब्रोमीन का, है ना। क्लियर हुई बात, है ना। इसमें प्रोडक्ट जल्दी से बना के बता डालो। ब्यूट 3 आइन, ब्यूट 2 आइन, सॉरी, ब्यूट 2 आइन का रिएक्शन ब्रोमीन CCl4 के साथ करा रहा है, और कुछ ना बोले तो क्या मानेंगे, एक्सेस मानेंगे, है ना। तो आप सीधे क्या करो, 4 Br लगा दो, पहले एक डबल बॉन्ड टूटेगा, फिर एक और, बहुत बढ़िया। तो आप सीधे 4 ब्रोमीन जोड़ दो, है ना। जब वो एक इक्विवेलेंट ले तब वो बीच वाला भले बना के दिखा दो, लेकिन जब वो एक्सेस में ले रहा है तो बीच वाला बनाने क्या मतलब है, सीधे बना दो, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, मतलब एल्काइन में स्टीरियो का बहुत कोई मतलब रह नहीं जाएगा, क्योंकि पहले एक बार एंटी अटैक हुआ, फिर दोबारा दूसरी बार एंटी अटैक हुआ, तो पहली बार तो वो कार्बन काइरल कभी रहेगा नहीं, आप समझ रहे हैं ना बात, वो कार्बन कभी काइरल रहेंगे नहीं, ये वाले कार्बन, तो जब ये काइरल नहीं रहेंगे तो स्टीरियो का मतलब ही खत्म हो गया, ठीक है ना। एल्काइन में आपको दिक्कत होगी नहीं स्टीरियो से रिलेटेड, ठीक है। अब जैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, अगर एल्काइन कोई दे दिया जाए बेटा और रीजेंट ले लिया जाए हाइड्रोजन हैलाइड, HX टाइप का ले लिया जाए, HX में HCl भी ले सकता है, HBrHI, ठीक है, तो उसमें भी वही कहानी 2 बार रिपीट होगी, है ना। अब इसमें हाँ बस इसमें देखो इंटरमीडिएट क्या है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है, H+ है, तो इसमें कौन सी मैकेनिज्म फॉलो, मैकेनिज्म, है ना। तो पहले क्या होगा कि इस पे अटैक करेगा, ठीक है, कार्बोकैटायन बनाएगा, और फिर वो उस पे Br माइनस अटैक करेगा, वो उसने बनाए मैकेनिज्म नहीं दिखाई है, लेकिन वो मैकेनिज्म नंबर 1 ही फॉलो होगी यहाँ भी, है ना। कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी, मैकेनिज्म नंबर, ठीक है। लेकिन फिर वही बात है कि दोबारा फिर एक बार अटैक हो जाए,
ठीक है ना। अच्छा इस बार बताओ जब सेकेंड टाइम अटैक होगा तो कार्बोकटाइन यहाँ बनाना ज्यादा बेटर लग रहा है कि यहाँ बनाना? लेफ्ट में। क्यों? बी आर का अच्छा 2 डिग्री तो ही, लेकिन ब्रोमीन का जो लोन पेयर है प्लस एन इफेक्ट से भी तो स्टेबलाइज कर रहा होगा, डिग्री तो ज्यादा है ही है। चलो तो गुड, तो इसीलिए वो दोनों ब्रोमीन वहीं चिपक रहे हैं आके, क्योंकि यहाँ पे कार्बोटाइन बेटा मोर स्टेबल हो गया है ना। यहाँ कार्बोटाइन क्या होगा? मोर स्टेबल। ठीक है, यहाँ मैकेनिज्म नंबर 1 फॉलो होगी। ठीक, क्लियर। अब जैसे वो मार्कोनी का, वो एक्चुअली वो बता रहा है कि मार्कोनी का रूल फॉलो हो रहा है। डायरेक्ट अगर बनाना है तो ये बोल सकते हो कि निगेटिव चार्ज वहां अटैक करे जहां हाइड्रोजन कम है ना। लेकिन हम तो कहेंगे आप मैकेनिज्म से जाओ कि मार्कोनी का रूल कई जगह फेल भी हो सकता है। एंटी वो परऑक्साइड एचबीआर और कोई नहीं, एचबीआर उसके एचबीआर के साथ ही परऑक्साइड होना। अब जैसे ये वाला बना डालो प्रोडक्ट, पहले इस पे अटैक करेगा है ना, इस प्लस आयन पे। तो बेटा ये इसमें कार्बोटाइन किधर बनना चाहिए? राइट साइड की लेफ्ट साइड? लेफ्ट। हाँ, ये रेजोनेंस स्टेबलाइजर है, तो यहाँ पे H आगे चिपक गया। अब यहीं पे अगले स्टेप में कौन आगे हो जाएगा? HBr HCl। अच्छा यहाँ Cl लिया हुआ है तो Cl आगे हो जाएगा। तो ये तो अभी एक ही मोल अटैक हुआ है और वो एक्सेस में दे रहा है, इसका मतलब यही कहानी एक बार फिर से रिपीट होने वाली है। ठीक है, अगले स्टेप में फिर से वही बात है कि ये फिर H प्लस आयन पे अटैक करेगा। मैकेनिज्म नंबर 1 फॉलो हो रही है। तो अब की कार्बोटाइन यहीं पे ज्यादा स्टेबल है ना, यही बन जाएगा पीएच वाले कार्बन पे। उसमें अब क्लोरीन भी आ गया तो क्लोरीन का प्लस एन इफेक्ट भी उसको ठीक ठाक स्टेबलाइज कर लेंगे और यहीं पे आके Cl माइनस फिर से दोबारा एक बार अटैक कर देगा। तो ये 2 बार होगा, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। एक बार आप बेसिक मैकेनिज्म समझ गए तो ये सब एल्काइन में कुछ आपको वही काम 2 बार करना, एल्कीन में 1 बार करना। ठीक है, तो ये बन गया तो ठीक है, क्लियर हो रही बात है ना। इसके बाद ये है आपका एडिशन ऑफ HOX। एल्काइन पे अगर HOX का एडिशन होगा, HOX होता हाइपोक्लोरस एसिड, इसको जनरल हाइपोहेलस एसिड बोल देते हैं, बाकी वो X कुछ भी हो सकता है। हाइपोक्लोरस Cl है तो हाइपोक्लोरस, Br है तो हाइपोब्रोमस, ठीक है, I है तो हाइपोहाइड्रस। ठीक है, अब देखिए इसमें जब HOX लेते हैं तो पहली बात तो HOX में मैकेनिज्म नंबर 1 फॉलो होनी चाहिए कि 2 फॉलो होनी चाहिए? 2 फॉलो होनी चाहिए है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे X प्लस है जो कि ना कि H प्लस आयन है ना D प्लस आयन, तो यहाँ मैकेनिज्म नंबर आपकी फर्स्ट फॉलो होगी। तो देखिए उसने दिखाया है कि पहले एक HOX यहाँ पे आके जुड़ेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा। आप वो समझ पा रहे होंगे ऐसा क्यों बन रहा है ना, कि पहले बेटा वो जो X प्लस है वो 3 मेंबर रिंग बना रहा होगा, एक डबल बॉन्ड उसका तबाह हो जाएगा और फिर वो OH आयन बैक साइड अटैक करेगा। अब उसका यहाँ अटैक कराना ज्यादा बेटर है कि यहाँ अटैक कराना ज्यादा बेटर है? आर वाले कार्बन है ना, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा प्लस ज्यादा स्टेबल है तो ये रिंग खुलेगी। तो पहले देखो यही तो बन रहा है, इस कार्बन पे लगा दिया OH लेफ्ट वाले पे है ना, और X पे राइट वाले पे X, और उसने एंटी दिखाया भी है ना क्योंकि एंटी अटैक हुआ है। लेकिन ये इनॉल बनती हुई दिखाई दे रही है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये फॉर्म क्या है? इनॉल है, और इनॉल फॉर्म एसिडिक मीडियम में क्या होती है? टॉटोमराइज हो जाती है। और ये जो हाइपोहेलस एसिड है तो ये एसिड ही है ना,
हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड, ये सब एसिड ही होते हैं। तो एसिडिक मीडियम लेते ही ये टॉटोमराइज जाएगा, ये H इधर आ जाएगा और पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा और टॉटोमराइज होकर ये कंपाउंड बना देगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात बोलते हैं कि इसका जो इस स्टेप का जो टॉटोमर होता है वो माइनर प्रोडक्ट देता है। मतलब पहले स्टेप का जो टॉटोमर होता है वो माइनर प्रोडक्ट देता है, मतलब ये जो बनेगा ऐसा ही नहीं बनेगा, 10% ही यील्ड के साथ बनेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो पहला वाला इनॉल फॉर्म है उसको टॉटोमराइज मत कराइएगा आप लोग, क्योंकि आपको ज्यादातर मेजर ही प्रोडक्ट पूछा जाएगा तो आप क्यों बेटा माइनर प्रोडक्ट बताओगे, है ना। आप क्या करिएगा, फिर एक बार दोबारा अटैक कराइएगा किसी का HO-X+, और जब दोबारा अटैक करेगा तो यहीं पे OH आ जाएगा, यहीं पे X आ जाएगा, ये मिल जाएगा, है ना, एक जेम डाइऑल टाइप का। और अब ये जेम डाइऑल वाटर निकाल देगा, क्योंकि जेम डाइऑल क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होते हैं, तो इसके टॉटोमराइज होने की टेंडेंसी तो है ही नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड बचा ही नहीं, डबल बॉन्ड भी तो होना चाहिए, तो ये क्या टॉटोमराइज तो नहीं कर पाएगा, लेकिन ये जेम डाइऑल अनस्टेबल वाटर निकाल के ये वाला जो कीटोन बनाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट है ना। तो वो टॉटोमराइज बस पार्शियली ही करेगा, 10% टॉटोमराइज होकर ये वाला प्रोडक्ट बना देगा। अगर वो पूछेगी बताओ इसमें माइनर प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, तो भले ही आप इसको काउंट कर लीजिएगा, अदरवाइज तो मेजर प्रोडक्ट ये वाला ही इसमें बोला जाता है। दो बार अटैक मतलब पहले जो टॉटोमराइज करके बनने वाला प्रोडक्ट मेजर नहीं होता है इसमें, ठीक है। वो आपको ऑप्शन देके हो सकता है कंफ्यूज करे, हो सकता है वो ये वाला भी प्रोडक्ट बना के दे दे, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें दूसरा वाला मेजर है। तो बोलो बेटा। सर आपने GOC2 में बताया था इनॉल वाले में कि सर अगर जो है वो रेजोनेंस हो तो जो है उसका बढ़ जाता है इनॉल कंटेंट, क्रॉस कॉन्जुगेशन हो तो बढ़ जाता है, तो सर इसमें इनॉल कंटेंट का ज्यादा क्यों नहीं है? इसमें देखो वो क्या रहा है कि इनॉल जो फॉर्म है और कीटो फॉर्म है, ठीक है, ये दोनों ही डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे हम लोग ये बात कर रहे थे कि जैसे इनॉल फॉर्म है, कीटो फॉर्म है, उसके अलावा कोई वहां पे तीसरा रीजेंट नहीं था, वहां पे केवल इनॉल और कीटो फॉर्म, केवल यही दोनों अगर इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट हो तो इस केस में कीटो ही फॉर्म क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पे एक रीजेंट भी पड़ा हुआ है मीडियम में, और वो रीजेंट रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, इनॉल फॉर्म के साथ। तो अगर वो इसके साथ साइमल्टेनियसली रिएक्ट कर करके ये बना रहा है, तो इधर साइड रिएक्शन के जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है ना। और इधर साइड जो इक्विलिब्रियम है, ये वाला इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड रिएक्शन उतनी नहीं माइग्रेट कर पाती है जिधर इस तरफ ये जाने लगता है। मतलब एक तरह से आप ये मान लो कि ये इनॉल फॉर्म एक पैरेलल टाइप की रिएक्शन दे रहा है, इधर जाने का रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा इधर आने के अपेक्षा, ठीक है। और GOC2 में पढ़े थे तो वहां पे कोई रीजन की बात ही नहीं कर रहे थे, वहां तो वो जनरल बात कर रहे थे कि इनॉल और कीटो अगर केवल यही मीडियम में है तो कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है ना। यहाँ एक रीजन प्रॉब्लम इनॉल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो उसको खटाखट इसमें कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहा है, और ये वाला रेट ज्यादा फास्ट है, यील्ड देख के ये समझ में आ रहा है, ये वाला रेट है ना ज्यादा फास्ट है। एक तरह से ये इनॉल एक तरह की पैरेलल रिएक्शन दे रहा है, ठीक है, क्लियर। ये वाली बात थोड़ी याद रखिए क्योंकि थोड़ा इनकॉर्पोरेटिव टाइप का है डेटा। और इसमें हाँ नेक्स्ट इसमें ये रिएक्शन भी बड़ी फेमस है एल्काइन की। एल्काइन की रिएक्शन अगर बेटा इस रीजन के साथ कभी कराई जा रही है, ये रीजन पहचान लीजिए, ये रीजन है मर्क्यूरिक सल्फेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड, मर्क्यूरिक सल्फेट ऑब्लिक H2O, या इसकी जगह बेटा इसके भाई बंधु भी लिए जा सकते हैं। कई बार बेटा ये ना लेकर वो बताएं मर्क्यूरिक एसीटेट ले लेंगे इन प्लेस ऑफ टेट्राहाइड्रोफोरॉन, ये भी ले लेंगे। और इस रिएक्शन का एक नाम भी है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन बोलते हैं इसको, है ना।
काफी फेमस नेम रिएक्शन भी है ऑक्सी, बोर्ड एग्जाम में नहीं कहीं पूछी आएगी, इतनी फेमस भी नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है कभी। तो दूसरा वाले लेते हैं तो मतलब उसके बीच में जो वो बनता है एसिटल विनाइल एसिटल एसिटल मतलब सेम ही बनता है, ये इस वाले में पूछ रहा हाँ, ये इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनता है इसमें। दूसरा वाला लेते हैं तो एसिटल बन रहा है, मतलब जब HG CO मतलब ये मैकेनिज्म लिखी हुई नीचे, इसमें क्लियर हो जाएगा। मतलब इंटरमीडिएट वो सेम ही बनता है ना, थोड़ा सा बस डिफरेंस, एक जगह डिफरेंस आएगा। इसमें तो एसिटल नहीं बनेगा यार, वो कोई दूसरी हो रही होगी यार, इसमें एसिटल नहीं। हाँ, देखो इसमें क्या हो रहा है कि एल्काइन का रिएक्शन जो हम लोग इसके साथ करा रहे हैं, मर्क्यूरिक सल्फेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, या फिर मर्क्यूरी एसिड। तो इसमें देखो मैकेनिज्म से आप समझो तो ज्यादा बेटर रहेगा। फाइनल प्रोडक्ट इसमें कीटोन बनता है, मतलब फाइनल प्रोडक्ट अगर समझो तो कीटोन बनता है। कैसे बनता है वो उसकी मैकेनिज्म से समझना है। ये दोनों रीजन जो होते हैं, इन दोनों रीजन में हम लोग लिस्ट में पढ़ा भी था कि इसमें आपके इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, H2+, है ना, और एल्काइन इन इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करती है, और ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो H+ या D+ तो है नहीं, तो इसमें मैकेनिज्म नंबर 2 फॉलो हो रही है कि वो देखो एक यहाँ पे देखो मैकेनिज्म कि वो एक 3 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट बना रहा है ना, देखो डैश 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 ऐसे करके बनाया है, ठीक है। ये अब ये जो इंटरमीडिएट है इस पे वाटर के मॉलिक्यूल, क्योंकि सॉल्वेंट इसमें वाटर होता है, ये यहाँ पे परसेंटेज कई बार हो सकता है लिख के दे दिया जाए, यहाँ पे Hg सल्फ्यूरिक एसिड ये बहुत ज्यादा नहीं होता, 20% होता है, और बाकी 80% क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। तो अगले स्टेप में जो वाटर होता है एक्सेस में है जो, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब ये आप लोग बता दो, वाटर का अटैक यहाँ कराना ज्यादा बेटर रहेगा कि यहाँ पे कराना ज्यादा बेटर है? राइट लेफ्ट है ना, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा+ ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, तो इसी पे करा दिए, और ये मरकरी वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये फ्री हो जाएगा, मतलब फ्री क्या, वो इस वाले कार्बन पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है, इस पे आके जुड़ गया OH और इस पे आके जुड़ गया Hg, ठीक है ना। अच्छा, मरकरी और Hg का ये जो बॉन्ड होता है बहुत स्टेबल नहीं होता है, ठीक है, मरकरी Hg का जो बॉन्ड है बहुत स्टेबल नहीं है, और यहाँ पे इतना पार्ट अगर देखो तो ये इनॉल भी दिखना चाहिए आपको, इतना पार्ट जरा देखो, ये वाला पार्ट, ये आपको इनॉल दिख रहा है, इन भी है ऑल भी है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के OH जुड़ गया, और इनॉल फॉर्म और सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है, मीडियम कैसा है, एसिडिक है, तो इनॉल फॉर्म यहाँ टॉटोमराइज कर रहा है, ठीक है। इनॉल फॉर्म क्या हो रहा है, टॉटोमराइज, मतलब ये H घूम के यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी हाइड्रोलिसिस भी हो जाती है, मरकरी और कार्बन के बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस होके एक H वाटर से और आके जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पे देखो कीटोन बन गया, क्योंकि जब ये टॉटोमराइज होगा ना तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और मरकरी वाला बॉन्ड टूटेगा तो कीटोन है, हाँ, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशन भी लिखा है, जैसे कभी कभार ऐसा भी होता है कि इनॉल फॉर्म में एरोमेटिसिटी आ जाती है, तो ऐसे केस में इनॉल कंटेंट ज्यादा हो जाता है, 99% तक पहुंच जाता है, तो इसको गार्ड बांध के नहीं हम लोग बैठेंगे कि हमेशा कीटोफॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। उसमें वहां पे 2-3 केस आपको मैंने लिखाए हुए थे लिमिटेशन में कि एरोमेटिक इनॉल फॉर्म बनने लगता है तो इक्विलिब्रियम उधर भागने लगता है इनॉल कंटेंट की तरफ, मतलब इनॉल फॉर्म की तरफ, और एक होता है कि इनॉल फॉर्म में अगर इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बनने लगती है तो भी इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाता है ना, मतलब ये अच्छा यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है,
इसलिए यहाँ पे कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल। अच्छा दे देंगे वो तो। अच्छा तुम उस टाइम नहीं पढ़ते? अच्छा ठीक है, वो उस समय शुरुआत में ठीक, हम ले लेना बेटा ना, दे देंगे, ठीक है। तो ये आपका इस तरह का कीटोन बन जाएगा बेटा। अब जैसे ये क्वेश्चन कर लेंगे तो और आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। देखो ये आपको एक एल्काइन दी हुई है ना, ठीक है, और ये रिएक्ट कर रहा है मर्क्यूरिक आयन के साथ। अब देखो कई बार वो कैटलिस्ट को बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख देगा, Hg2 प्लस आयन H प्लस, बस मतलब की बात लिख दी, क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्ट्रोफाइल तो Hg2 प्लस है, वो सल्फ्यूरिक Hg4 हो चाहे मर्क्यूरिक एसिटेट हो, एनायन क्या हो, क्या फर्क पड़ रहा है ना। तो वो सीधे काम की बात लिख रहा है, तो हम लोग समझ जाएंगे अच्छा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हो रहा है, इसका मतलब पहले ये इस पे कैप्चर करेगा यही कि बेटा 3 मेंबर साइक्लिक साइक्लिक इंटरमीडिएट बन जाएगा। Hg2 प्लस हाँ जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, हैवी मेटल आयन है, तो न्यूक्लियोफाइल इसको कैप्चर करना ज्यादा पसंद करेगा, ठीक है। अब अगले स्टेप में अच्छा वो ऊपर वाली नोट कर लो, कौन सी? मतलब मैकेनिज्म में कुछ नया कुछ भी नहीं है, बस वही इलेक्ट्रोफाइल Hg2 प्लस है, बाद में वाटर है जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, वही दो बातें बस तुम्हें समझनी है। बाकी उसमें ऐसा कुछ नई चीज मिलेगी नहीं। अगले स्टेप पे वाटर अटैक करा दो उसमें। सर हाँ हाँ बोलो बेटा। सर मैकेनिज्म में लास्ट स्टेप का बॉन्ड गैस शिफ्ट को बता दीजिएगा। अच्छा ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसी में चलो समझा देते हैं, ठीक है। देखो इसमें पहले स्टेप में तो ये अटैक किया Hg2 प्लस पे, है ना, और ये थ्री मेंबर रिंग ये इंटरमीडिएट बन गया आपका। अब वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, है ना, इसी पे क्यों अटैक करेगा, क्लियर हो रहा है? हाँ यहाँ डेल्टा प्लस मोर स्टेबल है बेटा, है ना, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिज्म नंबर 2 फॉलो हो रही है। अब यहाँ पे ये रिंग खुल जाएगी बेटा, ये सर हाँ बोलो बेटा। मैकेनिज्म नंबर 2 में तो हम लोग खाली आई इफेक्ट देखते हैं ना, क्या देखते हैं? डेल्टा पॉजिटिव के स्टेबिलिटी के लिए खाली आई इफेक्ट देखते हैं ना, तो राइट वाला कार्बन ज्यादा स्टेबल है। राइट वाला डेल्टा प्लस ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों? खाली आई इफेक्ट देखते हैं ना मैकेनिज्म नंबर 2 में, और आई में तो CH3 का प्लस आई लगेगा। अच्छा आपका कहना है कि मैकेनिज्म नंबर 2 में केवल क्या देखते हैं, आई इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से ये वाला कार्बोकेटायन लेस स्टेबल होगा डेल्टा प्लस। लेकिन फेनिल का प्लस तो लग रहा है। अच्छा आप कह रहे हो प्लस देखो ही नहीं होगा ना सर, वो कभी मतलब टाइम आने पे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो वो खींचेगा सर, यहाँ पे डोनेट करेगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड भी है पॉजिटिव डेल्टा प्लस। देखो उसको मेरे ख्याल से ऐसे थ्योरी में पढ़ा तो दिया जाता है, लेकिन अगर बेंजाइलिक पे डेल्टा प्लस आ रहा है तो वो रिलेटिवली 2 डिग्री 3 डिग्री से ज्यादा ही स्टेबल हो जाएगा, है ना। उसको आप थ्योरी में वैसे याद करो कि वो कार्बोकेटायन कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज कोई क्लासिकल कार्बोकेटायन तो नहीं है कि उसके कोई बहुत इफेक्टिव रेजोनेंस हो रहे होंगे, लेकिन डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो है बेंजाइलिक पोजीशन पे वो प्लस एम इफेक्ट से पार्शियली स्टेबलाइज हो रहा होगा, बेंट ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग जरूर हो रही होगी वहां पर। अब पता नहीं थ्योरी में ये क्यों बोल दिया जाता है कि प्लस आई मतलब केवल आई इफेक्ट से देखना चाहिए।
क्योंकि बेंजाइलिक कार्बन पे डेल्टा प्लस रिलेटिवली मोर स्टेबल होता है 2 डिग्री और 3 डिग्री से, है ना। तो उसको मतलब आप थ्योरी में जैसे पढ़ाया जाता है वो बहुत सही चीज नहीं है यहाँ पे, मतलब उसको अप्लाई करना उस तरह से सही नहीं है। उसका आप ऐसे लिख लेना कि बेंजाइलिक कार्बन पे डेल्टा प्लस रिलेटिवली मोर स्टेबल है 3 डिग्री 2 डिग्री से, है ना। उसके कोई प्रॉपर रेजोनेंस तो नहीं चलेंगे, लेकिन ऑर्बिटल बेंड होके थोड़ा बहुत स्टेबलाइज कर देगा उसको। तो यहीं पे वो आएगा और फिर क्या हो जाएगा इसके बाद इनॉल फॉर्म बनेगा, है ना। हाँ, हाइड्रोलिसिस भी होगी, हाइड्रोलिसिस भी करनी है, तो हाइड्रोलिसिस से इस पे H आ जाएगा। वो तो डायरेक्ट आप इस पे लगा सकते हो, इस पे H और इस पे OH, है ना। क्योंकि Hg पे प्लस है तो उसको OH माइनस दीजिए और फिर टॉटोमराइज कर दिए। फिर क्या कर दिए टॉटोमराइज। हाइड्रोलिसिस में देखो जो जिस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है उसको OH माइनस दे देते हैं, है ना। अपोजिट आयन अटैक करके हाइड्रोलिसिस करते हैं वैसे। हाँ, तो वो हाइड्रोलिसिस में तो कुछ सोचना ही नहीं होता है। कोई भी ग्रुप ऐसा मान लो ईथर है मान लो, ठीक है। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है हमें इस बॉन्ड की, तो आप देखो कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन एकदम शिफ्ट करा दिया होगा, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव। तो अगर वाटर के मॉलिक्यूल अटैक करेंगे तो यहाँ पे H आके जुड़ेगा फाइनली, यहाँ पे वो ये ट्रिक होती है, मतलब ये कोई मैकेनिज्म नहीं है। मैकेनिज्म तो वो शायद SN2 टाइप की होगी, बट डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना तो बना सकते हैं, है ना। अब ये इनॉल टॉटोमराइज कर जाएगा क्योंकि एसिडिक मीडियम में हो रही है ना रिएक्शन, तो इसमें टॉटोमराइज करके आप कीटोन बना दिए। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, है ना। ऐसे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना का जो तरीका होता है उसी को मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे। ये बनना है ना। अब इसको चेक करो ऑप्शन में कहाँ पे बैठा हुआ। PSC डबल बॉन्ड CH2 CH3, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही आ रहा है? यही आ रहा है ना, 2003 में तो आया हुआ क्वेश्चन है। नहीं, वो मैग्नीज वो बात केवल HOX के लिए एप्लीकेबल, मतलब तभी मैंने यहाँ बाइफरकेट कर दिया है जिससे कंफ्यूजन ना रहे। ये जो बात यहाँ पे बोली थी वो केवल कब, जब रीजन क्या हो HOX। इसके अलावा कोई रीजन है जो मैग्नीज नंबर 2 दे सकता है, उसमें तो पहले स्टेप में अगर इनॉल बन रहा है तो उसी को करा दीजिए टॉटोमराइज, है ना। लेकिन इस स्टेप में पहले स्टेप में जो इनॉल बनता है उसके टॉटोमराइज करने पे माइनर प्रोडक्ट बनने लगता है ना। तो इसीलिए इसको मैंने अलग करके बताया है कि वो चीज इन जनरल याद करिए। इनॉल फॉर्म से, हाँ वो HOX को छोड़ के, HOX में वो पहले वाले इनॉल से टॉटोमर वाला लेस स्टेबल हो जाता है। दूसरे वाले केस में जब बनता है वो फिर वहां से वाटर निकल जाता है, ठीक है। हाँ बोलो। अच्छा ये ठीक है, क्लियर हो गई बात। है ना। वो एक्चुअली बुक में ज्यादातर उन लोगों ने ये चीज बताई है कि इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है मैग्नीज नंबर 2 में, लेकिन ये कहना गलत है कि मैग्नीज नंबर 2 में जो ये डेल्टा प्लस होता है वो मीजोमेरिक इफेक्ट से स्टेबलाइज बिल्कुल नहीं होता है ना। ये कहना गलत है क्योंकि थोड़ा सा याद करो SN2 मैग्नीज, तो SN2 में कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता था,
बनता था? नहीं बनता था। फिर भी हम लोग उसमें जब ऑर्डर लिखे थे तो भी हम लोग उसमें ट्रांजिशन स्टेट में मीजोमेरिक इफेक्ट को कंसीडर किए थे, है ना। उसमें भी ट्रांजिशन स्टेट पे डेल्टा प्लस आ जाता था, ट्रांजिशन स्टेट पे डेल्टा प्लस आता था, और उसको भी स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग क्या बोलते थे कि मीजोमेरिक इफेक्ट उस डेल्टा प्लस को भी स्टेबलाइज करता है, बस बहुत इफेक्टिवली नहीं कर पाता है ना। तो वही चीज है कि क्लासिकल कार्बोटाइन को मीजोमेरिक इफेक्ट बहुत अच्छे से स्टेबलाइज करता है, उसके रेजोनेंस बहुत इफेक्टिव होते हैं। लेकिन डेल्टा प्लस वाले में ऐसा नहीं कि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता है। एक इसमें ये एक रिएक्शन काफी फेमस है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें क्या होता है, देखो इसमें एल्कीन या एल्काइन ली जाती है, ठीक है। एल्कीन और एल्काइन दोनों ही रिएक्शन दे देते हैं, और इसमें रिएजेंट होता है बोरॉन का हाइड्राइड लेते हैं BH3, या कई बार बेटा इसका डाइमर लिख के दिया जाता है, क्योंकि BH3 का डाइमर ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि नेचर में एग्जिस्ट यही करता है। इसको डाइबोरेन गैस भी बोलते हैं, B2H6। लेकिन कई बार उसका मोनोमर लिख के दिया जाएगा, तो मतलब आप एक ही चीज है, आप समझ जाएगा कि वो रिएक्ट BH3 करता है वैसे, है ना, जो अनस्टेबल होता है। तो BH3 प्लस THF, और दो स्टेप में होती है रिएक्शन। पहला स्टेप कहलाता है हाइड्रोबोरेशन, जब BH3 और THF की प्रेजेंस में होती रिएक्शन, और अगले स्टेप में H2O2 ले लेते हैं अल्कलाइन मीडियम में। तो H2O2 तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ऑक्सीडेशन कराता है, वो अगला स्टेप होता है। दो स्टेप होती है, तभी इसका पूरा नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। पहले स्टेप में हाइड्रोबोरेशन होता है, सेकेंड स्टेप में ऑक्सीडेशन होता है। और इससे क्या होता है, इससे जस्ट अपोजिट प्रोडक्ट बनते हैं। मतलब जैसे देखो, ऊपर वाली रिएक्शन जो है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, उसका अपोजिट प्रोडक्ट बनते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में। इसमें अगर आप देखो, इसमें जो कीटोन बन रहा था, कीटोन यहाँ पे बन रहा था R के पड़ोस वाले कार्बन पे, है ना। मतलब आप रिएक्टेंट देखो, प्रोडक्ट देखो, है ना। तो कीटोन कहाँ पे बन रहा है, R के बगल वाले कार्बन पे। लेकिन इसमें उल्टा होता है, इसमें R के बगल वाले कार्बन पे कीटोन ना बन के टर्मिनल वाले कार्बन पे क्या बन रहा है, एल्डिहाइड। टर्मिनल पे कीटोन वैसे भी नहीं बनेगा, एल्डिहाइड होगा, ठीक है ना। टर्मिनल तो सबसे कॉर्नर वाले कार्बन है, टर्मिनल। अच्छा, टर्मिनल एल्काइन कह लो, जब भी ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे अटैच हो आपकी चेन के, मान लो 10 कार्बन की चेन है और ट्रिपल बॉन्ड पहली कार्बन पे या लास्ट कार्बन पे, तो टर्मिनल एल्काइन है। और पहले और लास्ट कार्बन को छोड़ के बीच में कहीं भी बैठ गया है तो वो इंटरनल एल्काइन होती है, ठीक है। यहाँ पे THF जैसे है, ये तो मतलब वो हो रहा है सॉल्वेंट, उसका रोल क्या है? वो तो पोलर एपोटिक सॉल्वेंट है। यहाँ पे उसका उसकी हाँ, उसको रोल इसलिए इंपॉर्टेंट इसका होता है, इसकी वाटर नहीं ले सकते, क्योंकि डाइबोरेन वाटर से बहुत विगरसली रिएक्ट करता है। तो जहां पर बेटा वाटर एज ए सॉल्वेंट लेना मुश्किल की दिक्कत होती है, क्योंकि पता लगा जो रिएजेंट है वही रिएक्ट करे जा रहा है, तो फिर ऐसा लेते हैं जो इनर्ट टाइप का हो। THF ईथर होता है, ईथर इनर्ट बिहेवियर्स हो करते हैं ज्यादातर, है ना। तो THF ईथर के सॉल्यूशन में पड़ा रहता है, कोई रिएक्शन नहीं देता। पानी के साथ तो ये बोरिक एसिड बना देगा, डाइबोरेन पानी के साथ रिएक्ट करके बोरिक एसिड और हाइड्रोजन बना देगा, इसलिए यहाँ सॉल्वेंट वाटर नहीं लेते, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना। अच्छा, इसमें याद करने का तरीका आपको बताया था, और इसको आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है कैसे बनाओगे। जैसे उसमें क्या हो रहा था कि ऑक्सीमर्कुरेशन में मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग वाटर का एडिशन हो रहा था। मतलब वहां पे OH वहां पे आ रहा था जहां पर हाइड्रोजन का नंबर क्या था, कम था, उसके पहले स्टेप में, ठीक है। इसमें उल्टा होता है, इसमें पहले स्टेप में क्या होता है कि जो OH होता है वो उस कार्बन से कनेक्ट होता है जहां पर हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। देखो OH आके यहाँ पे जुड़ रहा है, एंटी मार्कोनी टाइप का एडिशन होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। OH कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, और फिर वो इनॉल, वही इनॉल टॉटोमराइज करके प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो इसमें ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि हाँ,
नहीं वो रिएक्ट कर रहे हैं, बस वही है कि रिएक्ट करके वो बाद में बाई प्रोडक्ट बना के हट भी जा रहे हैं, इसलिए वो फाइनल प्रोडक्ट में नहीं दिख रहा है। वो एक्चुअली बोरिक एसिड इसमें बाई प्रोडक्ट भी बनता है, वो दिखाया नहीं गया है। बोरिक एसिड बाई प्रोडक्ट भी पूछता उसका है, लिखे ही नहीं है ना, बोरिक एसिड बनेगा उसमें बाई प्रोडक्ट। ठीक है, जब H2O2 आता है ना तो वो ऑक्सीडाइज कर देते हैं उसको। सर ये हाइड्रोबोरेशन सिर्फ टर्मिनल एल्काइंस में होता है? हाइड्रोजन टर्मिनल एल्काइन पे होता नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, इंटरनल पे भी हो सकता है ना। वो तो बस एक यहाँ पे जो एग्जांपल दिया वो टर्मिनल एल्काइन का उन्होंने एग्जांपल लेके चलेंगे। ठीक है, क्लियर? तो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। इसमें फिर आता है बस एक यही मैकेनिज्म बच रही, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन एल्काइन। एल्कीन एल्काइन की फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कौन सी होती है? तो ये एक ही इसमें रिएक्शन होती है, सिंगल रिएक्शन है। इसमें रीजन बेटा HBr लेते हैं, ठीक है, और एक कोई ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस लेते हैं, ठीक है। HBr के साथ बेटा कभी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड ले लिया जाए, H2O2 सॉरी R2O2, ठीक है। H2O2 के साथ नहीं रिएक्शन होती, वो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड लेना होता है, ठीक है। कई बार बेंजोइक पेरोक्साइड ले लिया जाता है, और सनलाइट की प्रेजेंस ले ली तो और अच्छी बात है, अगर नहीं भी तो भी हो जाती रिएक्शन। और इस रिएक्शन का नाम इसको खैरास इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, या इसको पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। इसमें बस होता क्या है कि एल्कीन की रिएक्शन HBr से कराते हैं तो ऐसा लगता है देखने में कि वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग रिएक्शन दे रहा है, मतलब जो एनायन है ब्रोमाइड आयन वो उस कार्बन से आके अटैच्ड हो जाता है डबली बॉन्डेड कार्बन से, जिसपे हाइड्रोजन का नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है ना। तो ये मार्कोनिकॉफ के रूल के अपोजिट रूल को फॉलो कर रहा है। और ये जो ऊपर वाली जो रिएक्शन आपने देखी ना, ऑक्सी मर्क्यूसन डी मर्क्यूसन, एक तरह से ये भी एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बन रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाँ, मैकेनिज्म अलग अलग है, उसकी मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है और इसकी फ्री रेडिकल है ना, बस मैकेनिज्म अलग है, लेकिन प्रोडक्ट जो बन रहा है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, कैसे ये बन रहा है? तो पहले स्टेप में बोलते हैं जो पेरोक्साइड होता है, सनलाइट की प्रेजेंस लेने पे बेटा इसमें होमोलिटिक फिजन होने लगते हैं। पेरोक्साइड में सबसे कमजोर जो बॉन्ड होता है वो यही होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होती है पेरोक्साइड। तो थोड़ा भी अगर सनलाइट की प्रेजेंस देते हैं ना यूवी लाइट प्रेजेंस में, तो ये होमोलिटिक फिजन दे देता है, एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड भी टूट जाता है और यहाँ पे फ्री रेडिकल बनने लगते हैं, आरओ रेडिकल, है ना, आरओ रेडिकल इसको बोलते हैं, फ्री रेडिकल, ठीक है। अब ये जो आरओ रेडिकल है वो अगले स्टेप में HBr पे अटैक करता है। जो आरओ रेडिकल बन रहा है ना वो अगले स्टेप पे किस पे अटैक करता है, HBr पे, ठीक है। अब ऑक्सीजन को कौन ज्यादा पसंद होगा, हाइड्रोजन की ब्रोमीन, है ना। तो एक बहुत मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़कर एक पोलर बॉन्ड बनाना चाहेगा, तो यहाँ पे ये अटैक इस पे करता है और यहाँ पे भी होमोलिटिक फिजन हो पाएगा, क्योंकि रेडिकल के साथ ही जुड़ सकते हैं, है ना। रेडिकल कभी कटायन एनायन के साथ जुड़ के प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते ना, रेडिकल की कहानी अलग है ना, रेडिकल के साथ ही जुड़ के प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे आरओ रेडिकल H पे अटैक करता है, ROH, जिससे क्या होता है सॉल्यूशन में ब्रोमीन रेडिकल फ्री हो जाते हैं, मतलब ये आपके सॉल्यूशन में फर्निश्ड होने लगते हैं, ब्रोमीन फ्री रेडिकल उत्पन्न होने लगते हैं। अब जैसे ही ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनने लगते हैं तो ये डबल बॉन्ड पे अटैक करने लगते हैं। एल्कीन वाला जो डबल बॉन्ड है ना बेटा, इस पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, इस पे अटैक करते हैं। अब इस पे दो पॉसिबिलिटी यहाँ भी देखा जाए तो पॉसिबिलिटी तो दो है, ये ब्रोमीन रेडिकल राइट वाले कार्बन पे भी अटैक कर सकता है और लेफ्ट वाले कार्बन पे भी। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि जब वो अटैक करेगा तो यहाँ पे भी तो फ्री रेडिकल ही बनेगा ना, क्योंकि रेडिकल के साथ जुड़ेगा। अगर वो यहाँ अटैक करेगा तो शायद दूसरा वाला इंटरमीडिएट बनेगा, देखिए, क्योंकि अगर ये यहाँ अटैक करेंगे तो सेकंड वाला इंटरमीडिएट बनेगा। अगर आप इधर अटैक कराओगे मतलब कि ये CH2 वाले कार्बन पे,
तो ये वाला इंटरमीडिएट बनेगा। अब आप देख लो कि हाँ इसमें ये वाला स्टेप ही आरडीएस होता है, तो लिखते नहीं ये लोग, बदमाश है, ये नहीं बताएंगे आरडीएस क्या है तो बच्चे जानेंगे कैसे। तो इसमें ये वाला तीसरा स्टेप ही आरडीएस है, फ्री रेडिकल का बनना ही आरडीएस होता है। फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल इज रेट डिटरमिनेशन। अब इसमें देखो कि अगर यही स्टेप आरडीएस है, रेट डिटरमिनेशन है, तो इन दोनों में जो रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा उसी से आगे रिएक्शन प्रोसीड होगी, मेजर प्रोडक्ट उसी से बनेंगे। तो अब देख लो बेटा कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है दोनों। ये वाला 2 डिग्री वाला है ना, देखो ब्रोमीन लेफ्ट वाले में देखो 2 डिग्री वाले कार्बन पे, और उसके हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर रेडिकल की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस और हाई इफेक्ट। अब रेजोनेंस में यहां हो नहीं रहा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो ये 2 डिग्री वाला बेटा ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन है और इसके अल्फाइड ज्यादा है, तो यहाँ पे मैं सीधा लिख देता हूँ मोर स्टेबल। और ये वाला 1 डिग्री वाला बेटा लेस स्टेबल है उसकी कार्बन। तो इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मतलब जो अगला पाथ होगा वो इसी से आगे बढ़ेगा। मतलब देखो उसने फिर अगले इस पाथ में बेटा इसी को लिखा है, इसको अलग कर लिया और इसी पे ब्रोमीन रेडिकल, ब्रोमीन का तो अटैक हो चुका है, सॉरी अब बचा कौन है, हाँ ये HBr, ये रेडिकल HBr पे अटैक करके अपना H वापस ले लेगा और यहाँ पे HBr है, ठीक है। बोलो भाई। हाँ देखो ये जो रेडिकल बना है ना, जो ज्यादा स्टेबल वाला रेडिकल है, वो HBr के किसी दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, है ना, और इससे H चुरा लेगा। फिर से ब्रोमीन रेडिकल आ जाएंगे, वो ब्रोमीन रेडिकल फिर से किसी दूसरे एल्कीन पे अटैक करेंगे। तो ये प्रोपोगेशन स्टेप होता है कि ऐसे ही चलता रहेगा। ये कब तक चलता रहेगा, या तो एल्कीन खत्म हो जाए पहले, या आपके दूसरा कौन है HBr खत्म हो जाए। जिन दोनों में जो एलार होगा उससे उसका टर्मिनेशन स्टेप बन जाएगा, ठीक है। मेन चीज बस ये ध्यान रखनी कि ये एल्कीन कभी बेटा लिख के दी जाए, HBr से रिएक्शन हो रही और पेरोक्साइड एरो के ऊपर पेरोक्साइड लिख दे, या कोई फॉर्मूला ऐसा लिख दे जो पेरोक्साइड हो, तो समझ जाना बेटा वहां पे एंटी मार्कोनी का रूल लगने वाला है। केवल H2O नहीं होता, H2O ऐसा देते नहीं है, मतलब इसमें ये बोला जाता है कि ऑर्गेनिक पेरोक्साइड लेना होता है, H2O2 खुद भी रिएक्ट करने लगता है ब्रोमीन से, तो भी ज्यादा रिएक्टिव होता है। और नहीं इसमें मत लीजिएगा ऑर्गेनिक वाले का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ये एंटी मार्कोनी का पेरोक्साइड इफेक्ट उसमें नहीं लिया जाता है ना, उसमें बेंजोइल पेरोक्साइड या कोई R2O2 करके ले लिया जाता है, H2O2 नहीं लेते उसमें, ठीक है। बोलो भाई। मैकेनिज्म देखो बहुत ज्यादा मैकेनिज्म नहीं याद रहती बच्चों को, लेकिन बस मेन की पॉइंट इसमें यही ध्यान रखना कि एंटी मार्कोनी का पेरोक्साइड इफेक्ट है, जो जिस कार्बन पे रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है उसी के थ्रू आगे रिएक्शन पॉसिबल होती है ना, नहीं। या सीधे आप ये भी याद कर सकते हो कि एंटी मार्कोनी का फूल में ब्रोमाइड आयन उस पे अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है ना, तो उसमें मैग्नीज याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है डालो उसको, ये आपको एक दी हुई है, पहले वाले को और दूसरे वाले, लेकिन क्वेश्चन अपनी बदमाशी से बनाया हुआ है। उसने दोनों जगह ऐसा एल्कीन बनाया, दोनों हाइड्रोजन सेम दे दिए, देखो दोनों जगह हाइड्रोजन सेम कर दिए। अगर कोई बच्चा ये याद करके बैठा होगा कि एंटी मार्कोनी का हाइड्रोजन वहां अटैक करेगा, हाइड्रोजन कम होता है, तो उसको थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए कि दोनों मैकेनिज्म में हल्का हल्का फुल्का याद होना चाहिए। HBr जब लेंगे, हाँ HBr लेंगे तो कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, तो उसमें कार्बोकैटायन बनेगा, तो उसमें कार्बोकैटायन वहां बनाइए जहां पे वो ज्यादा स्टेबल बनता हो, नहीं
कार्बोकेटाइन तो बेंजाइलिक पे ज्यादा स्टेबल होगा। और इसमें Br माइनस यहाँ पे टाइप हो जाएगा, है ना? सेम प्रोडक्ट लग रहा है क्या मतलब दोनों? पोजीशन है इसमें। तो इधर वाला तो नॉर्मल हो गया। अब इधर जो ए प्रोडक्ट है इसमें आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि ये आपका पेरोक्साइड इफेक्ट लग रहा है, HBr के साथ पेरोक्साइड ले लिया। तो थोड़ा सा मैकेनिज्म जाना पड़ेगा कि पहले स्टेप में वो R2O2 टूटेगा, RO रेडिकल बनेगा, RO H लेके भागेगा तो ब्रोमीन रेडिकल जिंदाबाद हो जाएगा। अब वो ब्रोमीन रेडिकल अटैक मारेगा, है ना? कौन अटैक मारेगा? मतलब आप सीधे यहाँ से शुरुआत कर सकते हो कि RO रेडिकल, है ना? थोड़ा सा लिख देता हूँ मेरे में कि RO रेडिकल किसको लेके भागेगा? H को लेके भागेगा, है ना? और ब्रोमीन अलग हो जाएगा बेटा, ठीक है? तो ROH प्लस ब्रोमीन। अब आगे जो तबाही मचता है वो ये बच जाएगा ब्रोमीन रेडिकल, है? और वो इस तरीके से अटैक करेगा डबल बॉन्ड पे जिससे अगला जो रेडिकल बने डबल बॉन्ड पे वो ज्यादा स्टेबल। तो यहाँ पे आप डिसाइड कर लो कि ब्रोमीन रेडिकल अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो रेडिकल पड़ोस वाले कार्बन यहाँ बनेगा, और अगर यहाँ अटैक कराएगा तो यहाँ बनेगा। तो ज्यादा रेडिकल स्टेबल कहाँ होगा? बेंजाइलिक। बेंजीन रेजोनेंस स्टेबल है ना? तो इसलिए आप यही नहीं भैया, इसी जब रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस पहले देखेंगे भाई, ये काम तो कभी मत कर देना, ये ज्यादा स्टेबल। वो तो पिछले वाले एग्जांपल में रेजोनेंस हो ही नहीं रहा था, तब मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन बोल दिया। यहाँ बेंजीन रिंग बैठी है तो यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है। अब ये फिर दूसरे HBr पे अटैक करेगा और यही पे, हाँ यही तो थी ना यार मैग्नेट के बिना। अब ना तो ये कंपटीशन में ज्यादातर वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन है कि उनका ये रहता है कि बच्चे उन्हें मैग्नेट का हो गया चाहिए, थोड़ा सा बच्चों को फंसाते हैं, ठीक है? और अगर अनसिमेट्रिकल दिख जाए तब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? तो ये आपका बन जाएगा बेटा, ये आपका A बन और ये B बन गया। इसको इसने A बोला है तो इसको इसने B बोला है। ठीक है, दोनों मैग्नीज अलग अलग है। ये मैग्नीज कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये आपकी है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और ये मैग्नीज है फ्री रेडिकल। ये वाली है फ्री रेडिकल, ठीक क्लियर है? तो ये आपका चलो कंप्लीट हो गया, अब कुछ इसमें नहीं बचा, ठीक है? ठीक है, तो चलो ये चैप्टर कंप्लीट होता है।